हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजन ई टू लर्न। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 12 के विषय भूगोल का प्रश्न पत्र जो जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है उसका सब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं और उस प्रश्न को हल करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि टाइपिंग में बहुत ही टाइम लगता है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए तो मुझे मोटिव मिलेगा और मैं अधिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। बन सके ये 26 है, 25 तो हो चुका है, तो प्रश्न संख्या 26 को देखिए। संभववाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विडाल डी ब्लास एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद की नींव रखी। उनके अनुसार मानव भूगोल की पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव के परस्पर संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। अपन संख्या 27 को देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। एक विशेष समय अवधि के दौरान किसी विशेष स्थान पर एक निश्चित पौधे या पशु प्रजाति सदस्यों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि प्रभावित करने वाले कारक में से प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और जनसंख्या का प्रवासन जनसंख्या होने वाले औसत परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसमें साफ साफ बोला है, यानी कि बढ़ जाना वृद्धि कहलाता है। अब पर संख्या 28 देखिए, गहन कृषि किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर देखिए, गहन कृषि कृषि का वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि के एक निश्चित टुकड़े से ही अधिक श्रम, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करने उत्पादन को बढ़ाया जाता है। यानी करके, जैसे कि थोड़ा सा ज़मीन है ना दोस्त, तो उसी में क्या करेगा, उसी में ज़मीन को क्या करेगा, उर्वरक डाल देगा, कीटनाशक डाल देगा और फसल को अधिक उपजाऊ करेगा और उस निश्चित टुकड़े के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कृषि को पूरे वर्ष में बदल बदल कर किया जाता है। यानी कि अभी जैसे कि गेहूं का सीजन तो गेहूं लगाएगा, फिर धान का सीजन आएगा धान लगाएगा, मक्का का सीजन आएगा तो मक्का लगाएगा। इस प्रकार बदल बदल कर फसल को लगाते हैं। इसे ही गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 पूछ रहे विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण मतलब जैसे कि कच्चा सामान हो गया ना, कच्चा माल हो गया, उसको फिर से मतलब कि बना देना। जैसे कि लकड़ी हम लोग काट कर कई कई तरह के फर्नीचर और डिजाइन बनाते हैं। धातु से ही जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इस तरह से कई तरह से हम लोग नए नए चीज़ बनाते हैं, उसी का दिया गया है। तो चलिए और इसका आंसर देखते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न बड़ा हिस्सा है। इसमें अयस्क यानी कि कोई भी अयस्क खनिज वगैरह हो गया, लकड़ी और खाद्य पदार्थ जैसे कच्चे माल का प्रसंस्करण और शोधन करके तैयार उत्पाद जैसे धातु के सामान, फर्नीचर और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ तैयार करना शामिल है। इन कच्चे मालों को जो किसी अधिक उपयोगी चीज़ में परिवर्तित करने से मूल्य में वृद्धि होती है। यह अतिरिक्त मूल्य तैयार उत्पादों की कीमत बढ़ाता है, जिससे विनिर्माण व्यवसाय श्रृंखला का एक बहुत ही लाभदायक हिस्सा बन जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। पूछा पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पल्ली बस्तियाँ कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे को अलग अनेक इकाइयों में बट जाती है, लेकिन उन सब का नाम एक रहता है। इनके कई स्थान नाम हैं, जैसे पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी। ये सब जो है सो क्या है, एक ही बस्ती है, लेकिन क्या हुआ इसको बांट दिया जाता है ताकि कि अलग अलग हो जाएगा और उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे पाड़ा, पाली, ये सब नाम दिया जाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन संख्या 31 को देखते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतत पोषणीय विकास। यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिससे उद्देश्य प्राकृतिक और पर्यावरण में से किसी प्रकार के नुकसान के बिना वर्तमान और भविष्य दोनों के जीवन का गुणवत्ता बनाए रखना है। मतलब कि देखिए, कोई भी प्राकृतिक द्वारा हो तो उसका क्या करना चाहिए, नुकसान का ध्यान रखना है और वर्तमान और भविष्य के नुकसान को ध्यान में रखते हुए विकास का गुणवत्ता बनाए रखना है। अपन संख्या 32 को देखते हैं। ऋतु प्रवास क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिए। ऋतु प्रवास एक प्रकार का पशु चारण या खाना बदोश है जो निश्चित गर्मी और सर्दी चारगाहों के बीच पशुपालन की मौसम, आवाजाही,
वे ऋतु के आधार पर अपने पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। जैसे कि दोस्त पहाड़ी इलाकों में क्या हो गया कि गर्मी के दिनों में जो है सो ऊपर की ओर चला जाता है, पहाड़ी लोग के अपने पशु लेकर ऊपर की ओर चला जाता है, और जैसे ही ठंड आता है तो वो नीचे हो जाता है, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे हो जाता है। इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ। प्रश्न संख्या 33 देखिए, व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है? तो व्यापार संतुलन किसी देश के आयात व निर्यात के मध्य मूल्य में समस्वरूप को उस देश का व्यापार संतुलन कहा जाता है। अब एक नंबर देखिए, अनुकूल व्यापार संतुलन आदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तो उस देश के पक्ष में अनुकूलन यानी धनात्मक व्यापार संतुलन होता है। जैसे कि हमने 100 रुपये के सामान खरीदा और उसको 110 में बेचा दूसरे देशों में, तो क्या हुआ, उसका फायदा हो गया। जो व्यापारी ले गया था यहाँ से सामान, उसको फायदा हो गया। इसी को अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। अब देखिए, प्रतिकूल व्यापार संतुलन आदि किसी देश का आयात, जैसे कोई 100 रुपये में लाया कोई भी सामान खरीद के और उसको अपने देश में 90 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो गया, इससे हानि हो गई। इसमें ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 34 को देखिए, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से कौन सा प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर देखिए, औद्योगिकीकरण के लिए उद्योगपतियों एवं सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहाँ के परिवेश को नष्ट कर डाला है। यानी कि उद्योग के लिए वहाँ के क्या उपजाऊ जो है सो नष्ट हो गया, क्योंकि उससे बहुत सारे धुआं, प्रदूषण, कहीं मटेरियल निकलता है जिससे ज़मीन को यानी कि मिट्टी को नष्ट कर देता है, उपज लायक नहीं होता है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि प्राकृतिक संतुलन बढ़ गया। औद्योगिकरण ने विकास तो दिया लेकिन प्रदूषण उपहार हमें दे दिया। इसमें भूमि, वायु तथा जल प्रदूषण प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया और वहाँ का सौंदर्य नष्ट कर दिया। तो वहाँ का क्या हुआ, ये सब बिगाड़ देने से नष्ट हो जाता है सारा कुछ, और वहाँ का सौंदर्य मतलब सुंदरता जो है सो नष्ट कर दिया। प्रश्न संख्या 35 को देखिए, प्राकृतिक का मानवीकरण को स्पष्ट करें। प्राकृतिक मानवीकरण की व्याख्या का अर्थ है उसमें मनुष्य प्रकृति से डरता व उस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा व नवनिश्चयवाद आती है। जैसे कि गर्मी लगने पर पंखा चला देते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले के ज़माने में जो प्राकृतिक होते थे उनके अनुसार हम लोग चलते थे, अगर और उनसे हम लोग डरते थे। मगर अब के ज़माने में उनसे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। जैसे कि पानी पड़ रहा है तो हम छाता लेके निकल सकते हैं, लेकिन उस समय के समय नहीं निकल सकते। गर्मी लग रहा है तो हम लोग बाहर ठंडे में बैठेंगे, लेकिन जब एसी पंखा वगैरह आ गया तब से हम लोग प्राकृतिक में रहना ही छोड़ दिए हैं और प्रकृति से डरना ही खत्म कर दिए। अब प्रश्न संख्या 36 देखिए, जल परिवहन के 3 लाभ बताइए। तो जल परिवहन के विभिन्न 3 लाभ। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। जल परिवहन जो है सो सबसे सस्ता परिवहन, क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है। मतलब पानी में जैसे कि सड़क में चलता है चाक वगैरह अधिक घिसता है, टायर वगैरह, लेकिन इसमें घर्षण न्यूनतम होता है, कम होता है। अतः प्रति किलोग्राम भार वाहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या होता है कि जितना किलोमीटर रहेगा उसके अनुसार वहाँ की न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात को भीड़ भाड़ से मुक्त कराता है, जिससे कि सड़क परिवहन आसानी से बनी रहती है, जिससे जल परिवहन आसानी से बनी रहती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, जल परिवहन के द्वारा ऐसे स्थान पर पहुंचा पाना संभव होता है जहां कोई एयरपोर्ट और रेलवे लाइन नहीं। इसमें बता रहा है कि जल परिवहन द्वारा ऐसे जगह में पहुंच सकते हैं जहां की रेलवे और रेल लाइन अवस्थित नहीं है। जल परिवहन दुर्घटना संभावना कम है। जल परिवहन में अधिक दुर्घटना नहीं होता है। जैसे कि सड़क में आइए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट से इतना लोगों की मौत हो गया, लेकिन जल में बहुत कम ही चांस होता है। पर अब देखिए, जल परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देता है। आखिर खासकर विभिन्न द्वीपों को पहुंचाया जाता है, जैसे मालदीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया। इनमें से क्या करते हैं हम लोग, कोई साधन नहीं होता है तो हम लोग
जल परिवहन के द्वारा आते हैं और वहाँ का पर्यटन में यानी कि घूमते हैं, देखते हैं। अपन संख्या 37 देखिए, आकार के आधार पर उद्योग कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, किसी एक पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं। हम तीनों को उद्योग कर दिए, आप लोग एक का किसी कर लीजिए। जैसे कुटीर उद्योग, यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्प उद्योग भी कहा जाता है। इसमें दस्तर अपने परिवार सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हुए विविध अपने घर पर वह छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा उस स्थान बाजार में बेच देता था। कभी कभी वह वस्तुएं विनिमय होता था। ये उद्योग पंजी परिवहन प्रभावित नहीं है। इन उद्योगों में से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूता एवं लघु मूर्तियां आदि बनाई जाती थी। अब देखिए, छोटे पैमाने उद्योग यानी कि लघु उद्योग, इसको हम लोग कह सकते हैं। छोटे पैमाने उद्योग, लघु उद्योग या उद्योग कुटीर उद्योग का विस्तृत एवं संशोधित रूप है। इसमें स्थानीय कच्चे माल उपयोग किया जाता है। इस उद्योग में कुशल श्रमिक शक्ति चलित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, बड़े पैमाने पर उद्योग विशाल बाजार। विशाल बाजार हो गया, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति साधन, कुशल श्रमिक विकास, प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की जरूरत होती है। वर्तमान में इन उद्योगों का विस्तार विश्व में सभी क्षेत्रों में है। बड़े पैमाने पर प्रणाली आधार विश्व प्रमुख प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। बड़े पैमाने परस्पर औद्योगिक प्रदेश एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाले बड़े पैमाने उद्योग है। आप प्रश्न के 38 देखते, ग्रामीण बस्ती के मुख्य समस्या को लिखिए। तो देखिए ग्रामीण बस्ती के क्या मुख्य समस्या है वो चलते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पेयजल का अभाव यानी कि पानी पीने वाला पानी का अभाव हो जाता है। संसार के अधिकतर गांवों में पेयजल गंभीरता समस्या है। महिलाओं व बच्चों कई बार कई कई किलोमीटर दूर पानी लाना जाना पड़ता है। रेगिस्तान और पर्वतीय भागों में पेयजल की समस्या अधिक है। प्रश्न के यानी कि पॉइंट नंबर 2 देखिए, जलवाहित रोग, पेयजल की गुणवत्ता ठीक न होने के कारण पीलिया, हैजा आदि बीमारी होते हैं। अब पर पॉइंट नंबर 3 देखिए, बाढ़ और सूखा सिंचाई की अभाव पड़ने पर फसल भारी हानि है। अब पर पॉइंट नंबर 4 देखिए, शौचालय और कमरे की समस्या यानी कि गांव में शौचालय और कमरे की समस्या अधिक है। गांव में शौचालय न होने के कारण महिलाओं को अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है। वे इस कारण से अनेक रोगों का शिकार हो जाते हैं। गांव में कचरे निपटान की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। यह भी गांव के लिए एक मेन पॉइंट बनता है। अब 5वां पॉइंट देखिए, मानव और पशु एक साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, गाँव में मानव और पशु एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रख देते हैं, जिससे उनसे कई तरह के रोग बीमारी फैलने की खतरा होती है। परिवहन का अभाव, गाँव में पक्की सड़कें नहीं होने के कारण अधिक परिवहन का साधन नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव, गाँव में स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव आदि गाँव में सुविधा है तो वह भी स्तर बहुत ही कम है। इसका भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 39 देखिए, शुष्क और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत शुष्क भूमि खेती के 75 सेंटीमीटर कम वार्षिक वाले क्षेत्रों में वर्षा की जाती है, जबकि आर्द्र भूमि वाले में 75 सेंटीमीटर में वार्षिक वाले क्षेत्रों में की जाती है। शुष्क भूमि वाले क्षेत्र सूखे समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा मृदा में नमी कमी होती है, जबकि आर्द्र कृषि बाढ़ और मिट्टी कटाव समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वर्षा ऋतु मृदा जल का अधिक होता है। शुष्क भूमि वाले कृषि क्षेत्र वर्षा ऋतु में आर्द्र संरक्षण और वर्षा जल के कुशल प्रयोग अनेक विधियां अपनाई जाती है, जबकि आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। शुष्क भूमि महत्वपूर्ण क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु वर्षा का छाया क्षेत्र है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आर्द्र भूमि का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। शुष्क भूमि रागी जैसे मोटे और सूखे प्रतिरोधी फसल उगाए जाते हैं, जबकि आर्द्र भूमि में धान, जूट जैसे विभिन्न जल गहन और महीन फसल उगाती जाती है। शुष्क भूमि खेतों की महत्वपूर्ण फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना और चारा फसलें हैं, जबकि आर्द्र भूमि में चावल, जूट, गन्ना आर्द्र खेत में प्रचलित है। आप प्रश्न संख्या 40 देखिए, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा एक असामान्य स्रोत पवन चक्कियाँ में 3 गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन में जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह में युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्र, पर्वतीय घाटी जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मन, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन उल्लेख है। पवन ऊर्जा से क्या होता है कि उनसे बिजली हम लोग उत्पादन करते हैं, और जिस जगह पर अधिक वायु चलता है यानी हवा, उस जगह पर पवन चक्की को लगाया जाता है। इतना समझ गए होंगे। अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि दोस्त टाइपिंग करने में बहुत ही अधिक समय लगता है। और अब खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है। खनिज बनाने में करोड़ों साल लग जाते हैं। जिस तेज़ी से हम खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तुलना खनिजों को पुनर्भरण की अत्यंत धीमी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित है और अन्य इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें प्रश्न में बोला गया कि खनिज क्यों है, क्योंकि देखिए इसको बनने में बहुत अधिक टाइम लगता है, और हम लोग जो है सो बहुत ही जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, इसलिए इसको संरक्षण करना अति आवश्यक है। जल अथवा मृदा प्रदूषण को रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण उपाय दीजिए। देखिए जल एवं मृदा, तो सबसे पहले क्या होगा, जल प्रत्येक घर में सेफ्टी टैंक होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा, जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए। लोग को नदी, तालाब, झील स्नान नहीं करना चाहिए। कीटनाशक, कवकनाशियों इत्यादि रूप में निम्नलिखित पदार्थ करना चाहिए। ये 4 पॉइंट लिखना है। आप लोग को अगर अधिक लगता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा, जनसंख्या वृद्धि एक विशेष समय अवधि के दौरान किसी भी विशेष स्थान पर एक निश्चित पौधा या पशु प्रजाति के सदस्य की संख्या का परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि जिस जगह पर रह रहे उस जगह में जनसंख्या का अधिक बढ़ाव होना। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने कारक में प्रजनन क्षमता, वायु में मृत्यु दर और जानवर में प्रवासन शामिल है। समय के साथ जनसंख्या में होने वाले औसत परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। सकारात्मक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि को इंगित करती है और नकारात्मक वृद्धि जनसंख्या में कमी इंगित करती है। पर क्या देखिए, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। आप लोग जन्म दर, मृत्यु दर और प्रव्रजन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक 44 को देखते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाली कारकों की विवेचना कीजिए। जैसे सबसे पहले कच्चा माल। कच्चा माल किसी भी आधारभूत है। कच्चा माल सुगमतापूर्वक, पर्याप्त तथा सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। जिन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल भारी, सस्ता तथा निर्माण के दौरान वजन कम हो जाता है, वे उद्योग कच्चे माल और स्रोतों के समीप अवस्थित होते हैं। इस प्रकार जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं के संबंधित उद्योग फल, सब्जी, दूध, मछली कच्चे मालों के स्रोत के समीप स्थापित होते हैं। शक्ति के साधन, कोयला, पेट्रोलियम, जल, विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा प्रमुख शक्ति संसाधन। लोहे इस्पात उद्योग कोयले की खदानों के समीप स्थापित होते हैं। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उद्योग क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। जल विद्युत तारों के संपर्पण पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में पाइपलाइन सुविधाजनक है। परिवहन व संचार के साधन, परिवहन और संचार के साधन कई अवस्थित है। महत्वपूर्ण साधन आप लोग थोड़ा इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुशल श्रमिक होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, जलपूर्ति होना चाहिए, जलवायु होना चाहिए। इन सभी को अच्छे से ही पढ़िएगा। पर संख्या 45 को देखिए, ग्रामीण नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। जनसंख्या का आकार, वृद्धि, विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर मानव बस्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया। ग्रामीण बस्तियां जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है तथा यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलाप द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में जनसंख्या व जनघनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। आप लोग थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ग्रामीण बस्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमि के निरंतर संबंध बनाए रखती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आप देखिए प्रवास क्या है, तो इसको थोड़ा समझाते हैं।
लोगों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या किसी भी अन्य कारण से एक जगह से दूसरे जगह बसना या निवास करना उसको प्रवास कहते हैं। किसी भी कारण से दूसरे जगह बस जाना निवास यानी प्रवास कहलाता है। अब इसमें दो केस होते हैं। प्रतिकर्ष कारक, जो लोग निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनाते हैं। अपकर्ष कारक, जो विभिन्न स्थानों से लोग अपने ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। प्रश्न के 47 देखिए, परिवहन एवं संचार का महत्व सविस्तृत कीजिए। तो इसका सही उत्तर देखिए, परिवहन और संचार सेवाएं अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक गतिविधियां और बाजार एक ही स्थान पर शायद ही मिलते हैं। परिवहन और संचार प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और बाजारों के बीच संपर्क प्रदान करती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो हमेशा इस चैनल पे मिले। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।